हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक अनुसूचियाँ, जिसको हम शेड्यूल्स भी बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अनुसूचियाँ होती क्या हैं। अनुसूचियों की परिभाषा। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ एक तरह की लिस्ट होती है जिनमें संविधान से जुड़ी अलग अलग बातें और नियम लिखे होते हैं ताकि संविधान खुद लंबा और मुश्किल ना हो। अब क्या है अनुसूचियाँ? सपोज करो कोई हमने एक बुक लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, एक टाइप की चीज़ें एक चैप्टर में, ऐसे चैप्टर्स बनते हैं ना बुक में, ऐसे तो है नहीं कि कुछ भी कहीं पे भी लिख दो। अलग अलग चैप्टर होते हैं, एक चैप्टर में एक टाइप का मटेरियल, दूसरे चैप्टर में दूसरे टाइप का। तो वैसे ही क्या है, जो संविधान है उसमें क्या है, अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। जैसे राज्यों के नाम, वही सीमाएं एक जगह लिखी होती हैं, नेताओं व अफसरों को मिलने वाला वेतन जो है वो एक जगह लिखा है, ठीक है। तो अनुसूची आपको समझ आ गया। जैसे कि एक बुक में चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही संविधान में क्या है, अनुसूचियाँ। तो पहले कितनी है, टोटल 12। सबसे पहले हम करते हैं प्रथम अनुसूची की बात कि इसमें क्या है। प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र, टेरिटरीज, ठीक है। संघ शासित प्रदेश, जिनको हम क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमाएं। क्या क्या आएगा यहाँ पर, राज्यों के नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमाएं, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या है, ये अनुसूची भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पहचान और उनके अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करती है। किस राज्य व क्षेत्र की सीमा कहाँ तक है, ये स्पष्ट करती है। क्योंकि विवाद हो सकता है कि भाई ये हमारा, ये हमारा। तो सबसे पहला चैप्टर तो यही बताएगा, अनुसूची यही बताएगी कि किसके अंडर कितना क्षेत्र आता है, ठीक है। ये होगी प्रथम अनुसूची। तो इसका हर एक अनुसूची का मैं एंड में आपको मैंने कंक्लूजन दिया। तो प्रथम अनुसूची का हम क्या कंक्लूजन बोल सकते हैं, प्रथम अनुसूची भारत की मानचित्र तालिका है, मैपिंग है कि किस क्षेत्र में क्या आएगा, ठीक है। अब आता है सेकंड अनुसूची। सेकंड अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं, ठीक है। सेकंड अनुसूची में जो भी पदाधिकारी हैं उनके क्या वेतन है, खर्चे या उनकी पेंशन, इन सारे जुड़े प्रावधान है। तो कौन कौन से हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति, तो उसकी वेतन कितने फिक्स है, 5 लाख। राज्यपाल 3.5 लाख। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीकर, उसकी कितनी है, 4 लाख। वैसे ही राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, जो राज्यसभा के सभापति उसे क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति ना, तो उपराष्ट्रपति की कितनी है, 4 लाख। अब उसको एज अ उपराष्ट्रपति सैलरी नहीं मिलती, उससे राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी मिलती है। तो इसलिए इन दोनों की सैलरी भी क्या है, सेम है, ठीक है। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति व उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें पता है, सबसे पहले क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। उसमें कितने टोटल हैं, 34 जज, ठीक है। जिसमें से एक क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी सैलरी कितनी है, 2,80,000। और जो बाकी अन्य, उनकी कितनी है, 2,50,000। वैसे ही हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में टोटल कितने हैं, 25, जिसमें से एक क्या है, चीफ जस्टिस, ठीक है। और 24 बच गए अन्य न्यायाधीश। जो एक है उसकी सैलरी, जो यहाँ पर अन्य है ना, सेम वही होगी, 2,50,000, ठीक है। और यहाँ पर 2.25 लाख, 280, 250, 250 और 2.25 लाख, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, ये अनुसूची ये सुनिश्चित करती है कि सभी उच्च पदाधिकारी अपने पद पर काम करते समय वित्तीय रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित रहे। अब वो इतने पद पर काम कर रहे हैं तो उन्हें पैसों की चिंता ना हो, वो अपनी सेवा जो वो अच्छे से कर पाएं, इसलिए ये अनुसूची बनाई गई है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, दूसरी अनुसूची उच्च पदाधिकारियों की सैलरी, ठीक है, और सुविधा की गाइडलाइन है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के तहत विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ तथा प्रतिज्ञाओं के शब्द दिए गए हैं, ठीक है।
इसमें 3 जनों को छोड़ के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ के बाकी सारे पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची के अंडर आती है। जो ये 3 है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन सभी की शपथ के लिए संविधान में अलग से अनुच्छेद का प्रावधान है। अब देखो, ये आपने ट्रायंगल याद करनी है, 60, 69, 159, ठीक है। 60 जो संविधान में 60वां अनुच्छेद है ना, उसमें किसकी शपथ के बारे में बात है? राष्ट्रपति की। 69 में उपराष्ट्रपति की और 159 में राज्यपाल की। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है एक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उपराष्ट्रपति को कौन दिलवाता है? भाई वो तो राष्ट्रपति दिलवाएगा ना, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और जो राज्यपाल बचा, तो अब राज्य में क्या होते हैं? हाई कोर्ट से होते हैं, तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, ठीक है। तो ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि तीसरी अनुसूची में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। उद्देश्य और कंक्लूजन देख लेते हैं। उद्देश्य है कि ये अनुसूची ये सुनिश्चित करना कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी अपने पद का दायित्व निभाते समय संविधान और कानून के लिए जो है वो प्रतिबद्ध हो। और कंक्लूजन, तीसरी अनुसूची कौन कौन क्या शपथ लेगा और किन शब्दों से ये बताती है, ये इसका हो गया कंक्लूजन। नेक्स्ट बात करते हैं चौथी अनुसूची में। इसमें यह तय किया गया है कि भारत के हर राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, ठीक है, कितनी सीटें मिलेंगी। अब संसद में आपको पता है 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 250, और वर्तमान में वहाँ पर कितने हैं सदस्य हैं? 245। अब ऐसे आप ऐसे सोच सकते हो कि किसी एक क्लास में स्टूडेंट्स की बैठने की कैपेसिटी है 30, मतलब इतने डेस्क हैं कि वहाँ पर 30 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कितने बच्चे बैठ रहे हैं? 15 बच्चे या 20 बच्चे। तो वैसे ही टोटल वहाँ पर राज्यसभा में कितने आ सकते हैं? 250, लेकिन कितने हैं? 245। 245 में से 233 जो है वो निर्वाचित हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। जो 12 हैं वो राष्ट्र द्वारा मनोनीत, ठीक है। 12 सीधे राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत कर देता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 83, ठीक है। वो कौन कौन से उससे हो सकते हैं? जैसे कला हो गई, साहित्य हो गया, ठीक है। और जो निर्वाचित हैं, 233 निर्वाचित है, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं राज्य और यूनियन टेरिटरीज से। 225 जो है वो राज्य से आएंगे, 8 कहाँ से आएंगे? यूनियन टेरिटरीज में से, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज में से भी देखो 3 ही यूनियन टेरिटरीज है जहाँ से आते हैं। 3 सीटें आ जाएंगी दिल्ली से, 4 आ जाएंगी जम्मू कश्मीर से, 1 आ जाएगी पुडुचेरी से। 28 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी से ये निर्वाचित होते हैं, 233 सदस्य, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपी में इसकी कितनी सीटें हैं? 31, एमएच महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18। ये क्वेश्चन आ जाता है कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ पर सेम है सीटें राज्यसभा की? तो वेस्ट बंगाल और बिहार 16, कर्नाटका में 12, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में कितनी है? 11, तीनों में 11-11 सीटें, ठीक है। तो होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका ये उद्देश्य ये सुनिश्चित करना कि हर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का सदन में उच्च प्रतिनिधित्व हो। बड़े राज्यों और छोटे राज्यों के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित की गई हैं। बड़े राज्यों के लिए ज़्यादा सीटें और छोटे राज्यों से कम सीटें, सीधी सी बात है ना, ताकि इक्वालिटी बनी रहे। कंक्लूजन, राज्यसभा में बड़े राज्यों को ज़्यादा सीटें व छोटे राज्यों को कम सीटें दी गई हैं ताकि संसद में जनसंख्या के आधार पर न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व हो सके। तो ये होगी आपकी चौथी अनुसूची। नेक्स्ट बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। इसका उद्देश्य है जनजातियों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, नियंत्रण एवं प्रशासन। तो जनजातियों की सुरक्षा में क्या आएगा? उनकी जमीन, जंगल और संसाधनों को सुरक्षित करना। सशक्तिकरण में आएगा आदिवासी इलाकों में विकास योजनाएं लागू करना। नियंत्रण एवं प्रशासन में आएगा ये मिलकर सुनिश्चित करना कि राज्य एवं केंद्र सरकार मिलकर जनजातियों का कल्याण कर सके, ठीक है। तो ये 5वीं अनुसूची जनजातियों की सुरक्षा से रिलेटेड हो गई। तो इसमें कौन से मुख्य प्रावधान है?
इसमें है अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान और उनका सीमांकन, राज्य सरकार व राष्ट्रपति द्वारा विशेष प्रशासनिक नियम, आदिवासी जमीन और संसाधनों की सुरक्षा। तो कंक्लूजन, पांचवी अनुसूची आदिवासियों और जनजातियों की सुरक्षा तथा विकास की तालिका है। तो होप सो 5 तक आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं छठी अनुसूची की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने ये स्टेट्स याद करनी है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के इसमें इनके लिए अलग से बनाया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इन क्षेत्रों में जनजातियों की संस्कृति, परंपरा और जमीन की सुरक्षा करना। प्रशासनिक ढांचा, इन्हें केंद्र व राज्य सरकार दोनों का सहयोग मिलता है। तो विशेष अधिकार क्या है? जमीन और जंगल के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। पारंपरिक कानून व शासन प्रणाली को मान्यता दी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। इसमें 3 प्रकार की सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट, राज्य सूची मतलब स्टेट की लिस्ट, और समवर्ती मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। जो समवर्ती सूची वर्ड है वो हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो सबसे पहले हम देखते हैं संघ सूची। वे विषय आते हैं जिन पर केवल संसद, केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकती है। ये पहले कितने थे? 97, अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 100। जैसे कि इसमें आ जाएंगे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा। राज्य सूची में आएगा, इस पे राज्य सरकार जो है वो कानून बना सकती है। पहले ये 66 थे, अब कितने हैं? 61। पुलिस, स्वास्थ्य और कृषि आएगी इसमें। समवर्ती सूची में आएंगे, केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। पहले 47 थे, अब कितने हैं? 52 हैं। इसमें आएंगे शिक्षा, विवाह, सिविल न्यायालय और पर्यावरण। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। यदि केंद्र व राज्य दोनों नियम बनाए तो केंद्र का कानून जो है उसे प्राथमिकता मिलेगी। ऑफ कोर्स केंद्र के कानून को क्या मिलेगी? प्राथमिकता मिलेगी। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई। यहाँ पर भाषाओं की बात की गई है। मूल रूप से 1950 में जो भाषाएं थी वो थी 14, वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22। जो बाद में ये जोड़ी गई भाषाएं उनकी हम लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले जोड़ी गई सिंधी। कौन से संशोधन के द्वारा? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। इसको कैसे याद करोगे? नमक। नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। 71वें संशोधन 1992। कोंकणी कहाँ की है? गोवा की। नेक्स्ट DBMS करके याद करेंगे, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। 92वें संविधान संशोधन 2003। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 1 2 3 4, 3 7 और 1 8, 14 और 8 हो कितनी हो गई? 22 कंप्लीट। तो ये एक बार आपने देखनी, ये लर्न नहीं करनी कि जो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी मूल संविधान में? असमिया, हिंदी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया और तमिल। तो इंग्लिश नहीं थी, आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 9वीं अनुसूची। ऐसे मामले जिन्हें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, वो कौन से अनुसूची में आएंगे? 9वीं। सपोज करो कोई एक रोड बना, ठीक है, वहाँ रोड है, वहाँ पे आपने अपना घर बना लिया। आपने अब रोड पे घर बनाया तो कुछ सरकार की ज़मीन आएगी ना आगे, लेकिन बाद में सरकार ने सोचा इस रोड को हमने चौड़ा करना है, तो वो आपका घर आगे से जाएगा, तो वो आप न्यायालय में जाके अपील नहीं कर सकते कि भाई सरकार ने हमारा घर तोड़ दिया, नहीं। ठीक है, तो ऐसे मामले, इसे संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान की एक लिस्ट है जिनमें वह कानून शामिल होते हैं जिन्हें संसद ने अदालत के हस्तक्षेप से बचने के लिए विशेष सुरक्षा दी है। एग्जाम्पल वही भूमि अधिग्रहण बिल। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण मामले कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कोई भी कानून जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है उसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक हम घोषित कर देंगे। ठीक है, तो ये केशवानंद बनाम भारती केरल राज्य। नेक्स्ट आता है 10वीं अनुसूची।
दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये कौन से अधिनियम के तहत? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? 1960 और 1970 के दशक में कई राज्यों में विधायकों द्वारा दल बदलने के कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। इस कारण निर्वाचित सरकारें गिर जाती थी और शासन में स्थिरता नहीं रहती थी। तो किसी सदस्य को सदन की सदस्यता से वंचित या फिर डिस्क्वालीफाई हम कर सकते हैं। कैसे? सदस्य अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ सकता है। पूरी राजनीतिक दल मतलब पूरी पार्टी संगठन, ठीक है। सदस्यता अपने राजनीतिक दल के निर्देशकों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है और 15 दिन के भीतर माफी नहीं मांगता, ठीक है, तो उसे हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में अगर वो शामिल हो जाता है। तो इसका मेन कारण क्या है, कंक्लूजन क्या है कि 10वीं अनुसूची का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि विधायक व संसद जो है वो अपने दल के प्रति क्या रहें, वफादार रहें। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद कौन सा? 243 जी। 8 तक तो पहले से थी, बाकी सारे उनके आपने 9 से 12 तक के अनुच्छेद याद करने हैं। जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो इसका मुख्य उद्देश्य पंचायतों को अधिकार व जिम्मेदारी देना। पंचायतों से रिलेटेड है तो गांव स्तर पर स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना। इसमें 29 विषय दिए गए हैं, ठीक है। तो पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 24 अप्रैल 1993 को। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज दिवस। 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन 1992-93। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व बताए गए हैं, ठीक है। नगर पालिका, अब नगर पालिका को क्या है? ये शहर की सरकार होती है ना। इसमें कितने 18 विषयों पर अधिकार है, ठीक है। फर्स्ट नगर निगम बनाया गया था 1687 को मद्रास में। और नगर निगम दिवस कहाँ पर कब मनाया जाता है? 1 जून को। ये आपने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जैसे जो नगर पंचायत का हेड है वो चेयरमैन होता है, नगर पालिका के हेड को हम अध्यक्ष बोलते हैं, और जो नगर निगम का हेड है उसे मेयर बोलते हैं। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर लगी है तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।